रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लीनियर प्रोग्रामिंग का हमने आगाज़ किया हुआ है और लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपसे बार बार ये बात कही थी कि लीनियर प्रोग्रामिंग को अगर हम एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लें कि हमने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, तो बस फिर वो 5-6 स्टेप्स हैं। क्योंकि हमारे यहाँ MCQs आने हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और मैक्सिमम 3 मार्क्स, तो वो इनमें से कोई एक चीज पूछ रहा होगा, उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आसानी के साथ हम इस सारे सिलसिले को लेकर चल सकते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी कि जैसे हम चैप्टर 2 में थे, हमारे पास 2 पॉइंट थे, हम इससे इक्वेशन बनाते थे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इक्वेशन आ गई। और यहां हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सल चल रहे हैं। इक्वेशन हमें गिवन है और हमने इससे पॉइंट निकालना सीखा, ठीक है ना। और उस पॉइंट को फिर हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना सीखा है कि कहाँ लाइन बनेगी। फिर उस लाइन को हमने फिजिबल रीजन के साथ अटैच किया, यानी क्या मुमकिन है, क्या चीजें पॉसिबल हैं, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ये वाली बात हम बेसिकली इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या मुमकिन है, कितने वसाइल, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली हमें अकाउंटेंट जिस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक रिसोर्सेज को प्लान करने की टेक्निक है। रिसोर्सेज को प्लान करने की टेक्निक है। हम रिसोर्सेज को प्लान कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इतनी चीजें हैं तो क्या कुछ बनाएं। लेकिन एक लिमिटेशन थी। जब आप आगे चलेंगे CA के अंदर अगले पेपर्स पढ़ेंगे तो फिर हम इस प्लानिंग को और भी एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अभी जो प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनानी है और मल्टीपल कंस्ट्रेंट है। अगर आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमें उसमें हेल्प नहीं करती है। खैर जी, ये सारा काम मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज समझाई। एक्चुअली ये बड़े काम आएंगी जब आज भी हम देखेंगे, ये हमारे काफ़ी सारा ये एरिया हमारे काम आएगा। ये देखने में छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन ये हमारे काम आएंगी प्रॉपर्टीज। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने कुछ इसकी ना बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। जैसे ये लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 8। फिर हमने कहा adding or subtracting the term on both side of an inequality does not alter the inequality। मसल ये था ना जी, मैं अब ऐसे कहता हूँ, मैं इसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 + 5x is greater than 8 - 2x, ठीक है। अब समटाइम हम इसको सॉल्व करने लगेंगे। जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, अभी एक नेगेटिव का रूल आएगा, उसके अलावा इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होती है जैसे इक्वेशन सॉल्व होती है। मसलन अगर मैं इसको इक्वेशन के तौर पे सॉल्व कर रहा होता तो क्या कर सकता था, इसको इधर ले आऊं तो ये क्या रह गया जी, 5x + 2x ग्रेटर देन 8 - 10, 7x is greater than -2, so x is greater than -2/7। इनइक्वालिटीज को हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक होगी बात जी। अच्छा, फिर हमने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का भी यही रूल आ गया। लाइक देखिए, मैंने यहाँ ये पहले आपसे करवाया हुआ था, मैंने थोड़ा सा अलजेब्रिकली ऐड कर दिया। ये 2x - 6 इज ग्रेटर देन -4x + 5। फिर मैं इसको क्या किया, मैं इधर ले आया, इसको क्या किया, इसको इधर ले आया। ये बन गया 6x इज ग्रेटर देन 11, x इज ग्रेटर देन 11/6। पॉइंट में ले जाना चाहे पॉइंट में लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। 11/6 को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। खैर एनी और। फिर हमने एक नेगेटिव साइन की बात की थी। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, यानी नेगेटिव साइन वाला, द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। ग्रेटर जो है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस जो है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इनका इस्तेमाल आएगा। लेकिन इसके बाद फिर हमने फिजिबल रीजन को अंडरस्टैंड किया था कि अगर ये एक लाइन है और जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो है
लेस देन और इक्वल टू, तो फिजिबल रीजन क्या था, इस लाइन के ऊपर और लाइन से नीचे का सारा एरिया। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया, अगर ये भी लेस देन और इक्वल टू है तो लाइन और लाइन से ऊपर, लेकिन अब दोनों का कंसेंसस देखना था। तीसरा आ गया, ऐसे हमने अल्टीमेटली सोल्यूशन निकाले थे। ये सारे वही हैं, लेस देन और इक्वल टू। फिर ग्रेटर देन की भी बात करेंगे। फिर हमने डिमांड एंड सप्लाई की बात की थी, इनके कंस्ट्रेंट्स को अंडरस्टैंड किया था। ये सारा काम हम ऑलरेडी करके गए हुए हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज हम इसी बात को ज़रा थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाकर एक क्वेश्चन और कंप्लीट सॉल्व करेंगे और आपको वो सारे एंगल उसमें दोबारा से समझाएंगे। वो मैंने एक डायलॉग बोला था कि कोई एक क्वेश्चन आप करेंगे, अगर उस क्वेश्चन के अंदर आपने तमाम एरियाज को फोकस कर लिया तो बस वो एक क्वेश्चन काफ़ी हो सकता है। लेकिन जाहिर है प्रैक्टिस करवाने के लिए तो हमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ें और भी करवानी पड़ेंगी। तो आइए जी एक नया क्वेश्चन करते हैं, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएगा, हमें मालूम है कि वो इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर चल रहा होगा। देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है। A manufacturer produce two products। अगर ये 3 होती तो मैं यहीं पर आपको कह देता कि बेटा ये क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का नहीं है। 2 products, ओके, which must passes through the same process in department A and B having weekly production capacities of 240 hours and 100 hours। इसका मतलब है 2 कंस्ट्रेंट है। अच्छा, कंस्ट्रेंट की पहचान, एक छोटी सी पहचान ये भी है कि उसकी कोई क्वांटिटी बता दी जाती है, भाई ये चीज़ इतनी अवेलेबल है। जैसे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अगर जी मेरे पास 5000 रुपीज़ अवेलेबल है, कंस्ट्रेंट आ गया ना। अब आप 5000 से ज़्यादा की शॉपिंग इस वक्त नहीं कर सकते। हाँ, क्या कंस्ट्रेंट है, लेस देन तो कर सकते हैं ना। 5000 आपकी पॉकेट में है, बट यू कैन स्पेंड 4000, यू कैन स्पेंड 2500, बट यू कांट स्पेंड 7000। बात समझ रहे हैं? तो जब किसी चीज की क्वांटिटी बता दी जाए तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास एज अ कंस्ट्रेंट आ गया। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी 2 कंस्ट्रेंट नजर आ रहे हैं। प्रोडक्ट पी नीड 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर 3 आवर्स एंड 1 आवर रेस्पेक्टिवली। देखिए, अब ये एक वो प्रॉब्लम आ गया जो कल वाला वो मग एंड बाउल वाला जो क्वेश्चन था, उसमें हम आपको डेटा कैसे दे रहे थे, हम डेटा आपको पहले ही टेबल बनाकर दे रहे थे। लेकिन मैंने आपको वहां भी कहा था हमने एक टेबल बनाना है। टेबल का मतलब क्या है, पूरे क्वेश्चन की, ये जो एक वर्ड प्रॉब्लम में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी एक समरी बना लें। बन गई है, अभी देखते हैं, दोबारा भी देखते हैं। फिर उसने एक बात और की, प्रॉफिट यील्ड फॉर प्रोडक्ट पी को सेल करें तो 700 का प्रॉफिट आता है, क्यू को सेल करें तो 500 का आता है। मैन्युफैक्चरर वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगी बात? ओके जी, आइए जी, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इस सारे उससे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। चलें, थोड़ा सा काम मैं करता हूं, कुछ फिर आप कीजिएगा। ठीक है? ओके, ऐसे ही करते हैं। टेबल बनाने का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि टेबल के इस रुख, यानी वो मैट्रिसेस वाले स्टाइल में बात करें, रो में हमने कंस्ट्रेंट लिखने हैं और कॉलम में हमने प्रोडक्ट लिखने नहीं है। कौन सी प्रोडक्ट है? पी एंड क्यू। कंस्ट्रेंट क्या है? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ठीक है? मैं पूरा सॉल्व करके, हाथ से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं इसका टेबल वाला प्रोसेस का अमल। ओके, प्रोडक्ट पी के हमने आपको पता ना, अज्यूम करें पी के हम कितने यूनिट बना लें? एक्स। और क्यू के कितने यूनिट बना लें? वाई। नंबर ऑफ यूनिट हमने अज्यूम कर लिया। अब आइए जी उस सेंटेंस पर देखिए जरा। प्रोडक्ट पी नीड 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, 4 आवर्स,
and 2 hours in department B. यानी प्रोडक्ट ए बनाने पर टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 आवर्स। 4 आवर्स डिपार्टमेंट ए में, 2 आवर्स डिपार्टमेंट बी में। और क्यू बनाने पे कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स डिपार्टमेंट ए में और 1 आवर्स डिपार्टमेंट बी में। अच्छा जी, मैक्सिमम कितना टाइम अवेलेबल है हमें मालूम है। वहीं से तो मैं अंदाजा हुआ था कि डिपार्टमेंट ए में टोटल टाइम 240 आवर्स है और डिपार्टमेंट बी में टोटल टाइम 100 आवर्स। फिर यहीं हमने प्रॉफिट का भी बना लिया था ना। प्रॉफिट, प्रोडक्ट पी से कितना प्रॉफिट आता है? 700। क्यू से कितना आता है? 500। लें जनाब, ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये तो मैंने आपको एक दफा डिटेल से करके दिखा दिया ना, आइंदा बना ही लेंगे। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। एक्चुअली इस टेबल ने क्या किया, मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया। अब मुझे इस क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत खत्म हो गई। दिस इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन, जिसने सारी चीजें मेरे लिए समराइज करके एक प्रोटोकॉल बना दिया है। ओके, अब मुझे कंस्ट्रेंट इस्टेब्लिश करने हैं और बड़ा आसान काम था ना। अब मैंने सिंपली, अगर मैं टेबल के फॉर्मेट को एक ही फॉर्मेट पे रहूं तो मेरी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। ऑनवर्ड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम नहीं है? ऐसे चलना है। 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 240। क्या इक्वेशन बनी जी? पहली इनइक्वालिटी क्या बनी मेरी? 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 240। पहली इनइक्वालिटी बन गई। दूसरी इनइक्वालिटी कैसे बनेगी? 2x प्लस 1y लेस देन और इक्वल टू 100। और एक आपको पता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हमने कहा था, x एंड y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कोई चीज नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि रियल लाइफ में चीजें नेगेटिव में तो नहीं ना बन सकती। ठीक है ना, रियल लाइफ में चीजें नेगेटिव में तो नहीं बन सकती। अच्छा, जो मैथमेटिशियन होता है ना, जो जब कोई चीज बना रहा होता है, कोई थ्योरी बना रहा होता है, तो उसके ध्यान में बहुत सारी चीजें होती हैं। वो अपनी चीजों को, अपनी थ्योरी को लॉक करता चला जाता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं, वो बीच में से एक ऐसा नुक्ता निकाल लेते हैं कि इंसान लाजवाब हो जाता है। ठीक है ना। मतलब जैसे वो एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि एक फिलोसफर जो है वो एक शॉप में चला गया, वहां जाके उसने एक 2 पीस पसंद कर लिया। अच्छा जी, 2 पीस पसंद कर लिया, बिलिंग काउंटर पे आ गया। जब पैसे देने की बारी आई तो कहता कि यार मैं इसका कलर ना चेंज कर लूँ। अच्छा जी, कर लें। वापस जाता है, दूसरे कलर का सूट लेकर बाहर आता है, काउंटर से गुजरने लगता है तो कहते सर इसकी पेमेंट। कहते जी पेमेंट किस चीज की? सर आपने सूट लिया। कहते भाई ये तो मैंने उसके बदले में लिया, एक्सचेंज में लिया। तो अच्छा जी ठीक है, तो फिर उसकी पेमेंट? कहते वो तो मैंने लिया ही नहीं है। ठीक है ना, फंसा लिया ना उसने, यार वो तो मैंने लिया ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो फिलोसफर आ जाएंगे, तो थ्योरी वाले पहले हाथ जोड़ के उन्हें कह रहे हैं कि x एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या मतलब कि वो कहे जी, अब जरा गौर करें, इधर आइए, वापिस आइए। x का 1 यूनिट बनाने में 4 घंटे सर्फ हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, किसके? डिपार्टमेंट ए के। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, x का 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 4 आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव 1। तो x का 1 यूनिट नेगेटिव बनाने में डिपार्टमेंट ए के 4 आवर प्रोड्यूस होने चाहिए ना, रिवर्स हो जाए। पॉजिटिव 1 बनाने से चीजें कंज्यूम हो रही हैं, तो नेगेटिव 1 बनाने से चीजें प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। तो फिर तो बड़ा आसान है। वो जो कल वाला क्वेश्चन था, जरा देखें, मग हम माइनस बनाएं, उससे क्ले बनती जाएगी, उस क्ले से बाउल बनाते जाएं, तो कारोबार तो शुरू हो गया ना, मजा आ गया। बात समझ रहे? लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट प्रोड्यूस नेगेटिव बाउल्स।
इसीलिए ये भी कंस्ट्रेंट है कि यार इस दुनिया में हमारे पास एक पाबंदी, एक मजबूरी, एक कंस्ट्रेंट ये भी है कि हम चीज़ें नेगेटिव नहीं बना सकते। हो सकता है किसी और गोले पर जाएं, वहाँ की मखलूक जब हम बने तो वहाँ ये पॉसिबल हो, ठीक है ना, लेकिन इस गोले पर तो भाई अभी नहीं होने वाला ये, सही है ना। हमारा गोले पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, तो किसी और गोले पे जाएंगे तो वहाँ ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है हमारे पास, एक्स एंड वाई शुड बी कंस्ट्रेंट। हम किसको करें? लिमिटेशन। एक मसला हमें दरपेश ये है, डिपार्टमेंट ए में 240 आवर्स अवेलेबल हैं। एक मसला दरपेश ये है, डिपार्टमेंट बी में 100 आवर्स अवेलेबल है। इन्हीं में से एक मसला ये दरपेश है कि हम नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, यहीं से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बना लिया जी। वो कैसे बनेगा? 700x प्लस 500y। हम इसको क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। दैट्स इट। बात समझ गए मेरी? तो क्वेश्चन को रीड करके हमें ये टेबल बनाना आना चाहिए। फिर क्वेश्चन ने सॉल्व कैसे होना है वो हम सीख ही रहे हैं। वो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसके ऊपर सॉल्व करता हूँ, फिर आप वापस आकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा एजेंडा क्या है? ये दो इक्वेशंस हम ग्राफ पर लेकर जाएं। कल भी हम काम करके गए थे। क्या करेंगे? इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। वो सारा काम मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन पर करके दिखाता हूँ। ओके जी, आइए जी। अ फर्म मेक्स 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एक फर्म 2 तरह की प्रोडक्ट बना रही है, 2 टाइप्स। यहीं से मुझे इशारा मिल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग का। टाइप ए एंड टाइप बी। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज 20 एंड दैट ऑन प्रोडक्ट बी इज 30। प्रॉफिट कहाँ यूज होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने में। Both types are processed on 3 machines, machine 1, machine 2, machine 3. The time required in hours by each product and total time available in hours per week on each machine is। ये उसने खुद ही टेबल एक बना कर दिया। लेकिन इसने टेबल जब बनाया एग्जामिनर ने, ये टेबल उस तरह नहीं है जैसे मैं और आप बना रहे हैं। हमने तो एक उसूल बना लिया अपने लिए, खुद से, खुद साख्ता उसूल है ये हमारा। क्या? रो में कंस्ट्रेंट लिखेंगे, इसने प्रोडक्ट लिखी हुई है। कॉलम में प्रोडक्ट लिखेंगे, इसने कंस्ट्रेंट लिखे हुए। समझ आ रही मेरी बात? टेबल उल्ट बना हुआ। इसने खुद ही एक बात हमें कह दी, द कंस्ट्रेंट कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय टेकिंग x1 x2। हम x एंड y रख रहे थे, उसने हमें बाउंड कर दिया कि यार आप इसका नाम x1 एंड x2 रख ले। तो ओके, कोई बात नहीं, हमें इस पर भी कोई एतराज नहीं। ठीक हो गया। हम इस टेबल को जरा फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। इसको जरा अपने पैटर्न पर लाते हैं। देखिए, मैं M1 M2 M3 ऊपर ले गया हूं, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि रो में हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रेंट, और कॉलम में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम उसने ए का था, दूसरे का नाम बी का था। हम एक्स रख लेते थे, उसने x1 एंड x2 कह दिया हमें। ओके, आगे वही टाइम हमने उठकर लिख दिया 3। प्रोडक्ट ए जो है 3 आवर्स मशीन 1 पर लेती है, 5 आवर मशीन 2 पर लेती है, 2 आवर मशीन 3 पर लेती है। 3 2 6, और ये प्रॉफिट है, और ये मैक्सिमम टाइम है। मशीन 1 के 36 आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसके 50 आवर्स अवेलेबल हैं, इसके 60 आवर्स। क्या ख्याल है? बात समझ आती है कि नहीं आती? क्लियर है ना? ओके, अब क्या हुआ? अब हमें देखना है कि जनाबे अली, यहां से हमने, आपको पता है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सोल्यूशन, दिस इज द समरी ऑफ अवर क्वेश्चन। इसने हमें क्या फायदा दिया? हमें अपने सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं। अब मुझे ये बस दे दें आप, बाकी मैं सवाल यहीं से ना। आपको 2 बड़े काम करने हैं यहां पर खड़े होकर। क्या? नंबर 1, एस्टैब्लिश कंस्ट्रेंट। क्या करूं जी? यहां से बनना है ना, 3x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू, देखें 3x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 36। क्या ख्याल है? ठीक है ना? ओके। सेकंड, 5x1 2x2 लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक।
तीसरा कंस्ट्रेंट, क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, वी हैव 3 डिफरेंट कंस्ट्रेंट। तो 2x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 60, ये मशीन 1 का कंस्ट्रेंट है, ऐसी समझने के लिए। ये मशीन 2 का कंस्ट्रेंट है, ये मशीन 3 का कंस्ट्रेंट है, और एक हमारी इस दुनिया का भी कंस्ट्रेंट है कि x1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x2 शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्चुअली वी आर फेसिंग 4 कंस्ट्रेंट, लेकिन फोर्थ वन इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, कि एक मजबूरी है कि हम चीजें नेगेटिव नहीं बना सकते। ओके, ये 3 कंस्ट्रेंट हैं जिनकी इक्वेशंस को ग्राफ पर लेकर जाना है। ग्राफ पर ले जाने का तरीका हम सीख चुके हैं, अभी दोबारा मैं करके दिखाता हूं, रिवाइज हो जाएगा। एक काम और कर लेते हैं जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जी, 20x1 30x2, 20x1 प्लस 30x2, क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करना चाहते होंगे ना आप। कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कहें नहीं जनाब मैं एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट आया हूँ मार्केट में, आप मुझे अपनी कंपनी का जनाबे वाली दें, कंट्रोल दें, मैं आपको प्रॉफिट आपका मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो रहा ना, हमारा जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो मैक्सिमाइज। हाँ, कॉस्ट की बात हो रही है, मैं आपकी कंपनी की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता हूँ, तो ये अट्रैक्टिव बात है ऑनर के लिए। या मैं कह रहा हूं मैं आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके दे सकता हूं, ये अट्रैक्टिव बात है। लेकिन अगर अदर वे राउंड बोल दूं तो फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी। मैं आपके प्रॉफिट को मिनिमाइज करके दे सकता हूं, कहते हैं भाईजान आप चले जाएं, ये काम हम खुद भी कर सकते, ठीक है ना। ओके, तो ये 2 काम हमने बना लिए जी, ठीक है। ये मेरी कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन है 3, और ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब क्या करना है, नाउ लेट्स, सबसे पहले मैंने फर्स्ट कंस्ट्रेंट लिया। फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, 3x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 36, ये था ना मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दिस वन, इसको मैंने टेकअप कर लिया। ओके, अब आपको पता है वही टेक्निक हमारी बड़ा सादा काम करें, x को 0 पुट कर दें। आपको पता है हमने उस दिन कहा था कि अगर x ना बनाए, x1 ना बनाए, x1 की प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारा, प्रोडक्ट ए ना बनाए, तो जो अवेलेबल है ये वाला कंस्ट्रेंट, इसमें कितने y बन जाएंगे, यहाँ x2 कह रहे हैं, अगर x1 ना बनाए तो 12 यूनिट बन जाएंगे, अकेले अगर बनाए तो प्रोडक्ट B के 12 यूनिट बन सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट B ना बनाए तो इसके 12 बन सकते हैं। ओके, पॉइंट निकल आया हमारे पास। क्या करना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप अपने कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को लीजिए और इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें, और x 0 करें y आ जाएगा, y 0 करें x आ जाएगा। चलें दूसरा कंस्ट्रेंट ले लेते हैं, इसकी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें, x1 0, यहाँ 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये आ गया 50, ये उधर 2 डिवाइड हो जाएगा, 25 आ गया। फिर x2 0, ये 5 इधर आके डिवाइड होगा, 10 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 10 25, ये पॉइंट क्या था 12 12। इक्वेशन में x 0 पुट करें y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 पुट करें x की वैल्यू आ जाएगी। इससे हमें फायदा क्या होगा, हमारे 2 एक्सट्रीम पॉइंट निकल आएंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट निकल आएंगे। ओके, चैप्टर 2 में करते हैं। थर्ड इक्वेशन, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, x1 0 पुट किया तो ये 10 आ गया, x2 0 पुट किया तो 30 आ गया। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स। इधर देखिए, ये x और ये y, ये पॉइंट है जो मैंने इक्वेशन पर ड्रॉ करना है, ये पॉइंट है जो मैंने इक्वेशन पर ड्रॉ करना है, ये पॉइंट है जो मैंने इक्वेशन पर ड्रॉ करना है, x 30 y 10, मैं उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, x 30 y 10, x 12 y 12। बात समझ रहे हैं? ओके, तो दो स्टेप आ गए। पहला स्टेप, इस्टेब्लिश कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं,
ये जब समरी बनाते हैं यहाँ से कंस्ट्रेंट इस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर कंस्ट्रेंट को ग्राफ के पॉइंट निकालने, निकल आए जी? ओके, आइए जी अब आते हैं जी ग्राफ पेपर की तरफ। ग्राफ पेपर लेते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं इन चीज़ों को। ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर आ गया जी। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब देखिए मैंने क्वाड्रेंट 1 ही बनाया हुआ है। हालांकि आपको पता है ग्राफ में तो हम ऐसे भी चल सकते थे ना, ये सारे 4 क्वाड्रेंट्स बनाते थे। इक्वेशन के चैप्टर में हम 4 क्वाड्रेंट बनाते थे। एक लाइन तो कहीं से भी ऐसे भी गुजर सकती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर रहे। रीजन वो जो आखिरी वाला कंस्ट्रेंट है ना, कि हम सिर्फ पॉजिटिव रह सकते हैं, नेगेटिव की ऑप्शन नहीं है। तो दोनों वैल्यूज एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये तो सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में मुमकिन है ना। ओके, सारी चीजें पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव नंबर ऑफ यूनिट, वाई भी पॉजिटिव नंबर ऑफ यूनिट। ओके, अच्छा जरा देखिए, हमें जब हम पॉइंट्स लेते हैं ना, तो हमें एक जरा जहन बनाना पड़ता है ना कि मैं अब स्केल क्या लूं ग्राफ पर। अच्छा, ग्राफ पर हमने स्केल लेने का, चूज करने का, अगर आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जरा देखिए, एक्स की वैल्यू 12, 30, 10। एक्स बड़े से बड़ा कितना है? 30। y की वैल्यू 12, 10, 25। बस ये वैल्यू हमें चाहिए। तो मैं ग्राफ पे आया, मैं अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 ले तो मेरे पास 30 ब्लॉक्स नहीं है, इधर भी 30 नहीं है। अगर मैं ऐसे लूं 10, 20, 30 तो मेरा ग्राफ बड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अवेलेबल में रहकर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे मैं इसको लेकर चल सकता हूं। सबसे पहला काम। अब लीजिए जी आप अपने कंस्ट्रेंट्स को। हमारे पास क्या लाइंस थी? एक इक्वेशन ये थी ना, इक्वल टू करके हमने इसका पॉइंट निकाला था 12, 12 निकालें। ग्राफ पर साथ साथ चलिए, स्केल भी लिया हुआ आपने, ग्राफ पेपर भी लिया हुआ। 12 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ कहीं करके आएगा। 12 कहाँ आएगा? कहीं यहाँ आएगा। सबसे पहले क्या लिखूं? x 12, इंटरसेप्ट है ना, यहां आ गया। y भी 12, इंटरसेप्ट है ना, यहां आ गया। इन दोनों को लाइन से मिला दें, स्ट्रेट लाइन लगा दें। ये एक ग्रीन मेरी लाइन आ गई है। मैंने आपको जरा कलर्स के साथ, क्योंकि बाद में हमें जरूरत पड़ती है, तो ग्रीन मैंने कंस्ट्रेंट भी ग्रीन लिखा और लाइन भी ग्रीन लिखा। ये लाइन अगर आइसोलेट करके देखूं तो मुझे फिजिबल रीजन समझ आ रहा है ना इसका? बिल्कुल आ रहा है। ओके, सेकेंड इक्वेशन ली, हमने इसका पॉइंट निकाला था 10, 25। 10 का मतलब है यहां कहीं आ जाएगा, 25 का मतलब है यहां आ जाएगा। इसका मतलब है इन दो पॉइंट को स्केल की मदद से ड्रॉ कर दें। एक्स से वाई की तरफ मैंने लाइन लगा दी, ये येलो लाइन लग गई। फिर मुझे चाहिए 30, एक्स एक्सिस पर 30, ये पॉइंट पड़ा हुआ है, और वाई एक्सिस पर 10, ये पॉइंट पड़ा हुआ है। 30, 10 तो जो रखेंगे फिर ही समझ आएगी। आसान काम है, बिल्कुल आसान काम। ये स्किल है। आता जाता आगे क्या कंस्ट्रेंट हैं जो मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, 3 कंस्ट्रेंट हैं जो मैंने ड्रॉ कर दिए। ओके, तो फिजिबल रीजन क्या है? क्योंकि तीनों लेस देन थे, इसका मतलब है हर लाइन से नीचे रहना मेरा फिजिबल रीजन है। इनर मोस्ट एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका मतलब है ये आपका फिजिबल रीजन बनेगा ना। ये फिर आपको पता है हम ढूंढ क्या रहे होते हैं? फिजिबल रीजन एक बाउंड्री बन गई, उस बाउंड्री में जहां हमारा ग्राफ बेंड हो रहा हो, कर्व कर रहा हो, कॉर्नर बन रहा हो, वो हमारे ऑप्टिमम पॉइंट हो। वैसे तो इसके अंदर रहकर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम प्रोडक्ट के बना सकते हैं, जिनमें से एक कॉम्बिनेशन ये भी है, ये भी है ना, एक्स बनाए ना वाई बनाए। एक कॉम्बिनेशन पॉइंट ये है,
एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकी सब कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी से सिर्फ पॉइंट नज़र आ जाए। देखिए एक टारगेटेड पॉइंट ये है, 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 सॉरी ये नहीं है, यहाँ तो हमारी लाइन नहीं क्रॉस हो रही ना। These are the 4 points. These are the 4 targeted point. इनमें से कोई एक पॉइंट है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा। क्या कह रहा हूं? These are the 4 targeted point. पॉइंट 1 2 3 कह दें, A B C कह दें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम है मुझे ये पॉइंट रीड करने हैं, फिर देखना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि हम तो घर से क्या करने चले हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम करने चले हैं। तो इनका नाम रख देता हूं जी, चले इन पॉइंट्स का, ये पॉइंट 1 आ गया, ये पॉइंट 2 आ गया, ये पॉइंट 3 आ गया, ये पॉइंट 4 आ गया। ठीक होगी बात। सबसे पहला काम क्या है, मुझे इस पॉइंट की रीडिंग लेनी है। रीडिंग का मतलब क्या है, यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, वैल्यू ऑफ वाई क्या है, ये हम बड़ी अच्छी तरह चैप्टर 2 यही तो पढ़कर है। पॉइंट नंबर 1, चले मैं यहां साथ ड्रॉ करता हूं। पॉइंट नंबर 1 ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 1, इसकी रीडिंग क्या है, ये तो वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब है यहां x 0 है और y कितना है, रीड कर लिया हमने, 10 है। ये हमने ही तो ड्रॉ किया हुआ था। मेरी बात फॉलो कर गए? मैंने पॉइंट को रीड कर लिया है। कैसे रीड कर लिया है? पॉइंट नंबर 1 पर गया, ये y इंटरसेप्ट पर था, इसका मतलब है x 0 है और y की वैल्यू यहां 10 है। ओके। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है क्या, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका इंटरसेक्शन है? जरा कलर्स को इस्तेमाल अब करते हैं। ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन मींस ग्रीन कंस्ट्रेंट एंड ब्लू कंस्ट्रेंट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको रीड करने के भी 2 तरीके हैं ना। एक तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आई साइड से देख लूँ, अगर मैं वैसे गौर करूँ तो ये 10 से थोड़ा नीचे आ रहा है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में 5 से पीछे आ रहा है, ऐसे मुझे अंदाजा हो रहा है। लेकिन हमने ये बिल्कुल यूज नहीं करना, हरगिज यूज नहीं करना, बल्कि क्या यूज करना है, आपको पता है चैप्टर 2 में हम पढ़ कर आए थे कि जब 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से निकल आता है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इसकी वैल्यू साइंटिफिकली बिल्कुल 100% एक्यूरेट मिल जाएगी। कब? जब आप इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करें। किनको? ग्रीन एंड ब्लू को। येलो से कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जरा गौर कीजिए, ग्रीन लाइन का और ब्लू लाइन का। तो क्या करें जी, आइए जी, कैलकुलेटर लिया हमने, इक्वेशन के मोड में चले गए। इक्वेशन का मोड कौन सा था? 5। उसमें से फर्स्ट वाला मोड हमने लेना है। अब मैं फीड करूं क्या जी, 3 इक्वल 36 इक्वल, और फिर क्या आ गया जी, 2 इक्वल 6 इक्वल 60 इक्वल, ऐसे मैंने एंटर कर दिया। और फिर एक दफा और एंटर किया तो वो कह रहा है जी x3 एंड y9, ये वैल्यू आ गई x3 और y9। कहां से आया? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका? ग्रीन लाइन का और ब्लू लाइन का। ओके, दैट्स इट। फिर हम आगे चले, हमें एक और पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ येलो एंड ग्रीन। इन 2 का इंटरसेक्शन है। मेरी बात समझ रहे हैं? इन 2 का इंटरसेक्शन। ओके, दोबारा इन 2 को फीड कर दीजिए। क्या आ गया जी, 3 इक्वल 36 इक्वल एंड 5 इक्वल 2 इक्वल 50 इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई 8.67 कर दिया, और y की वैल्यू आ गई 10/3, तो मैंने SD के फंक्शन से 3.33 आ गया। ओके, दैट्स गुड। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही?
अब क्या करना है हमने, फोर्थ पॉइंट विच इज इंटरसेप्ट पॉइंट, दिस वन, फोर्थ पॉइंट दिस वन, ये तो x इंटरसेप्ट है किसका, येलो लाइन का, इसका मतलब है यहां x कितना है 10 नजर ही आ रहा है, और y कितना है 0 है। ये तो हमारा अपना पहला भी निकला हो ना, इंटरसेप्ट तो निकालने आते हैं हमें, x0 पुट करें y आ जाएगा, y0 पुट। ओके, क्या किया मैंने जी, एक अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, इन चारों पॉइंट्स के 1 2 3 4 वैल्यूज निकालनी है, मेरे साथ ही रहिएगा जरा। अब क्या करना है, वो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था ना हमने, वहां इनइक्वालिटीज एस्टैब्लिश की थी, साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था 20x1 प्लस 30x2। अब ये वैल्यू उठाकर मैंने इसमें पुट कर दी, कैसे जी, चलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ एक दफा। 20 पॉइंट ए में पहले करता हूँ, 20 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 10, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 300, ये आ गया। इसका मतलब है अगर पॉइंट 1 की मान लें, अगर पॉइंट 1 की मान लें यानी उसका कॉम्बिनेशन फॉलो कर लें तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा 300 आएगा। अगर पॉइंट 2 की मान लें, पॉइंट 2 तो कह रहे नहीं भाई 3 यूनिट बनाए, 20 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 9 तो प्रॉफिट होगा 330, ये आ रहा है। और अगर पॉइंट 3 की मान लें, 20 इंटू 8.67 प्लस 30 इंटू 3.33 तो ये आ जाएगा 273.3। और अगर पॉइंट 4 की मान लें तो 20 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 0 तो जस्ट 200 का प्रॉफिट होगा। अगर अभी तक इन 4 पॉइंट में से देखें, वैसे जरूरी नहीं, वैसे मैं आपसे कह रहा हूं इन 4 पॉइंट में से देखें तो सबसे कम प्रॉफिट पॉइंट नंबर 4 का है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट पॉइंट नंबर 2 का है। सो पॉइंट 2 इज द ऑप्टिमम पॉइंट। हम अपनी कंपनी को क्या रिकमेंड करेंगे कि भाई आप x1 जो है वो कितने बना लें 3 यूनिट्स, और जो x2 है वो कितने बना लें 9 यूनिट्स, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, बात समझ आई है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम पे चला जाएगा। जबरदस्त, आसान है। अब जरा मुड़ कर देखिए क्या किया आपने, मैं फिर रिकैप करता हूँ, यहां तक का सारे को रिकैप करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन को रीड करके हमने पहला काम क्या किया, एक समरी बना ली, ठीक है। उस समरी से चले मैं आपको दोबारा दिखाता हुआ आता हूं। सबसे पहला काम हमने किया था, इस क्वेश्चन को रीड करके हमने एक समरी बना ली थी, ये समरी बना दी मैंने अपने फॉर्मेट पे। ओके, इस समरी से हमने इनइक्वालिटीज एस्टैब्लिश कर ली, ये आ गई इनइक्वालिटीज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी एस्टैब्लिश कर लिया, 2 काम हो गए। क्या किया, क्या किया, समरी बनाई, इनइक्वालिटीज एस्टैब्लिश कर ली, इनइक्वालिटीज के पॉइंट निकाल लिए 0 0 वाले तरीके से, उन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो जो हमारा फिजिबल रीजन है ना उसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लिए, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा। ये 4 पॉइंट पर हमें शक है, इनमें से कोई हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा। पॉइंट तो दे रहा, थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट, इसके नीचे भी तो पॉइंट है ना, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ठीक है। ओके, ठीक हो गई बात। इनमें से कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, इसको ढूंढने का तरीका, एक तरीका ये है, ये जो अप्रोच हमने लगाई, पॉइंट की रीडिंग ली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फीड कर दिया, जो आंसर आ रहा है वहां से पता चल जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आएगा। एक तरीका, इस तरीके में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन थी उसका इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, ग्राफ पर लिफ्ट नहीं कराई ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। हाँ, यहां तो लिफ्ट करवाई ना, ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही पुट करके पता चला है,
कि कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई? हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फीड करके पता चला, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन को ग्राफ पर मैंने कहीं जगह नहीं दी। उसे कहा भाईजान मेहरबानी सलाम आपकी जरूरत नहीं। ओके, एक तरीका। एक दूसरा तरीका है कि आज जहां हमने इतनी लाइन ड्रॉ की है तो एक लाइन और ड्रॉ कर दें, तो फिर इस लंबे प्रोसेस से बच जाएंगे। एक काम करना पड़ेगा, एक बच जाएगा। चलें जी देखते हैं वो कैसे होगा। देखिए जी मैं दोबारा आपको करता हूं। ये मेरे पास इक्वेशन थी और किया, वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन 20x + 30y ये था ना, 20x + 30, चले x1 x2 ही कर देते हैं जैसे उसने लिखा है। इनको दोनों को खुद ही इज इक्वल, क्योंकि वहां तो लिखा है मैक्सिमम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके सामने लिख दें। क्या आ गया? चले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 20 × 30, यहाँ मल्टीप्लीकेशन। अब x1 0 पुट करें तो x2 कितना आ जाएगा? 20। x2 0 पुट करें तो x1 कितना आ जाएगा? 30। तो ये एक पॉइंट आ गया 30 20 किसका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन का। ओके, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कंस्ट्रेंट की, दूसरी लाइन ड्रॉ की, तीसरी लाइन ड्रॉ की। अब मैं एक चौथी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x1 कितना? 30, 10 20 30 ये पॉइंट आ गया, और यहां 20 10 20 ये दो पॉइंट है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को बाकियों से डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। असल में इस लाइन का जो एंगल है ना, मेरी बात तवज्जो से सुने, इस लाइन का जो एंगल है इसने डिफाइन करना है ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा है। ऑप्टिमम पॉइंट पड़े कहाँ हैं? वहीं पड़े हैं मेरी जान, मेरे बेटे, वहीं पड़े हैं। ये देखिए, ये टारगेट पॉइंट है ना, ये और ये, दीज ऑल आर आवर टारगेट पॉइंट। वही 4 पॉइंट है ना। हम ढूंढ रहे हैं इनमें से कौन सा है। हर एक को एवेल्युएट नहीं कर रहे, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं। अब हम साइंटिफिक वे से जरा कर रहे हैं। इसका तरीकाकार क्या? मैंने लाइन लगा दी। अच्छा, ये लाइन हो सकता था कहीं नीचे आती, हो सकता था कहीं बाहर आ जाए। ये जो मेरे पॉइंट निकले ना, इधर देखिए जरा, x का पॉइंट कितना है? 30, और y का पॉइंट कितना है? 20। आप इन दोनों पॉइंट को मल्टीप्लाई करके बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 60 40, तो ये लाइन और पीछे चली जाएगी। और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 15, ये आ गया 10। मैं और डिवाइड कर दूं, मैं 10 से डिवाइड कर दूं, ये रह गया 3, ये आ गया 2। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने से आपको पता है ना, वो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से पॉइंट निकलने के बाद पॉइंट को लेकिन एक उसूल है, सारों को करना है, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दें सेम डिजिट से, दोनों को डिवाइड कर दें, जो मर्जी कर दें। तो ये लाइन हम आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। खैर है नहीं हो। अगर ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है, अब मैंने इस लाइन के एंगल को इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने बड़ी एफर्ट की हुई है इस लेक्चर में, तो आपने भी जरा तवज्जो से देखना। हमने इस लाइन के एंगल को देखना है कि ये लाइन का एंगल कैसे चल रहा है। अच्छा जी, क्या मतलब? किधर को जा रहे हैं? मैंने अब 2 स्केल की टेक्निक आपको सिखाई थी। एक छोटा सा तरीका हमने खुद ही इन्वेंट किया इसके लिए कि क्या करें, बच्चा कैसे काम करेगा। अब आप क्या करें, एक स्केल लें, वो जो मैंने आपको परचेज करवाए हुए हैं राइट टिप वाले, स्ट्रेट टिप वाले, एक स्केल रखें इधर इस लाइन के ऊपर। ये स्केल ऐसे रखना है कि लाइन का एंगल और स्केल का एंगल बिल्कुल सेम आ जाए। यानी मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो यही डॉटेड लाइन आ रही, और इसकी जो ये टिप है 90 एंगल पर, इसके साथ एक दूसरा स्केल रख लें। अब पहला स्केल और दूसरा स्केल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए हैं। अच्छा, अब इस सारे अमल में स्केल हिलना नहीं चाहिए। कौन सा? सेकंड स्केल। तो इसको जरा पकड़ लें ऐसे, ठीक है ना, सेकंड स्केल को आपने पकड़ लिया। अब फर्स्ट स्केल को मूव करें, क्योंकि इस वक्त हम किधर हैं? फिजिबल रीजन यहाँ है, ये है ना फिजिबल रीजन हमारा।
हम फिजिबल रीजन से बाहर हैं, तो हम फिजिबल रीजन की तरफ स्केल लाएंगे, टूवर्ड फिजिबल रीजन। और जब हम टूवर्ड फिजिबल रीजन आ रहे हों तो हमारा जो ऑप्टिमम पॉइंट होता है, वो जो जो चार हमारे टारगेट पॉइंट हैं, हमने देखना है सबसे पहले कौन सा पॉइंट हमारे स्केल को टच हो गया। क्या देखना है? सबसे पहले हमारे स्केल को कौन सा पॉइंट टच हो गया, इसको देखना आपने। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए तवज्जो कीजिए। मैं स्केल को पैरेलल मूव करूंगा इस स्केल के साथ साथ, ठीक है, और अपनी आई साइड रखूंगा इस टारगेट पॉइंट ए 1 2 3 4। देखिए जी मैंने मूव करना शुरू किया, मैं पैरेलल मूव कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 सबसे पहले टच हो गया, तो पॉइंट नंबर 2 इज द ऑप्टिमम पॉइंट। अच्छा, वैसे बाय द वे दूसरे तरीके से भी पॉइंट नंबर 2 ही निकला था ना, ऑब्वियसली। फिर देखिए क्या किया मैंने, मूव किया टूवर्ड फिजिबल रीजन, बाहर है ना, बाहर से टूवर्ड फिजिबल रीजन, तो जो पहला पॉइंट आएगा ऑप्टिमम होगा। देखिए जी, पॉइंट 2 इज योर ऑप्टिमम पॉइंट। ओके, गुड। एक बच्चा कहते थे सर हम बाहर से क्यों आ रहे हैं अंदर? कोई बात नहीं बेटा, डिवाइड करके लाइन को अंदर ले आए, डिवाइड करके लाइन को अंदर ले आए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये थे ना ये हमने किया जी, ये मूव किया, यहां आ गए थे। मैं स्केल को मूव करके जरा नीचे ले आता हूं, वैसे ही नीचे ले, ये मैं या डिवाइड करके ले आऊं, या आपने जब ऊपर लाइन पड़ी थी, जब आपने सेकंड स्केल को पकड़ लिया है, तो आप अपने स्केल को उठाकर नीचे ले आइए। अगर आप बाहर से अंदर ही जाना चाहते हैं, मैंने अब क्या किया है, स्केल को फिजिबल रीजन के अंदर ले आया हूं। ये स्केल जो सेकंड स्केल है, इसको तवज्जो दें जरा दोबारा, जो सेकंड स्केल है, मैंने बार बार बोल रहा हूं, सेकंड स्केल हिलना नहीं है ना, इसको मैंने पकड़ लिया है। ये देखिए, फर्स्ट स्केल तो फारिग हो गया, उसको हिला दें कोई बात नहीं है, फिर दोबारा सेकंड स्केल के साथ रख देंगे। अब मैंने क्या किया, सेकंड स्केल को आगे ले आया, नीचे ले आया। अब मैं बजाय इसके कि ऊपर से नीचे आ रहा होता, नीचे से ऊपर जाता हूं, यानी फिजिबल रीजन से क्रॉस करते हुए टारगेट पॉइंट्स पर जा रहा हूं। ये मेरा टारगेट पॉइंट 1 है, ये मेरा टारगेट पॉइंट 2 है, ये मेरा टारगेट पॉइंट 3 है, ये मेरा टारगेट पॉइंट 4 है। अगर मैं फिजिबल रीजन को क्रॉस करके जा रहा हूं तो मैंने क्या देखना है, आखिरी पॉइंट कौन सा टच हो रहा है ठीक है, लास्ट पॉइंट। और अगर मैं बाहर से टूवर्ड फिजिबल रीजन आ रहा हूं तो पहला पॉइंट। यकीनन ये सेम ही रहेगा। देखिए अब मैं मूव करता हूं, अब मैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा हूं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा हूं, फिजिबल रीजन से क्रॉस करके बाहर जा रहा हूं, तो आखिरी पॉइंट देखना। देखिए जी जरा, एग्जैक्टली वही। देखिए पॉइंट ये भी टच हो चुका है, ये भी टच हो चुका है, और ये अभी टच हो रहा है, सेकंड पॉइंट। किसी तो जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना, एक सवाल को मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, दैट्स इट। लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। एक सवाल को ओके। पॉइंट नंबर 2 इज योर अल्टीमेट पॉइंट। क्या है, 1 2 3 4 वॉक थ्रू अप्रोच में उसको कह रहा था ना, अलग अलग पॉइंट निकालकर, चारों पॉइंट की वैल्यू निकालकर देखा तो भी पॉइंट नंबर 2, बाहर से अंदर आकर देखा तो भी पॉइंट नंबर 2, अंदर से बाहर जाकर देखें तो भी पॉइंट नंबर 2। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ओके, हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो आ गया। अब कैसे करें जी ऑप्टिमम सॉल्यूशन? फिर वही निकालें, पहले हमने ज्यादा इक्वेशन सॉल्व की थी, अब ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू को सॉल्व किया, तो x3 y9 या x1 x2 कहते हैं, यही निकाला था ना हमने। यस, ओके। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए जरा, जैसे ही ये पॉइंट हमारा ऑप्टिमम फाइनल हो गया, तवज्जो करें जरा, जैसे ही हमारा ये पॉइंट फाइनल हो गया, ऑप्टिमम हो गया, तो हम एक नतीजे पर पहुंचे। किस नतीजे पर पहुंचे? कि हमने ये प्रोडक्शन करनी है। अब गौर करें, इस पॉइंट में से कोई कंस्ट्रेंट गुजर रहे होंगे, यहां कौन कौन से कंस्ट्रेंट गुजर रहे हैं इस पॉइंट में से? ग्रीन एंड ब्लू। तवज्जो रखिए जरा मेरी तरफ।
ये जो ग्रीन एंड ब्लू रिसोर्सेज है ना, इसको हम कहेंगे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। क्या कहेंगे? बाइंडिंग कंस्ट्रेंट या क्रिटिकल कंस्ट्रेंट या रियल कंस्ट्रेंट। 3 नाम मैं दे रहा हूं, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, रियल कंस्ट्रेंट, क्रिटिकल कंस्ट्रेंट। क्या मतलब? असल में वो जो हम प्रोडक्शन इससे ज्यादा नहीं ना कर पा रहे, 3 यूनिट से ज्यादा एक्स के नहीं बना रहे, 9 से ज्यादा वाई के नहीं बना रहे, तो किसने रोका है हमें? असल में इन 2 कंस्ट्रेंट ने रोका है, ग्रीन ने, ब्लू ने। आप कहेंगे नहीं सर येलो भी कंस्ट्रेंट था। नहीं, मजे की बात यह है, नाउ येलो लाइन ने हमें नहीं रोका है। येलो कंस्ट्रेंट हमें लग रहा था लेकिन हकीकत में निकला नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट, नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ठीक हो गया भाई? यानी जैसे ही हम ऑप्टिमम पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिमम पॉइंट। जैसे ही हम ऑप्टिमम पॉइंट आइडेंटिफाई कर लें, हमारे जो कंस्ट्रेंट हैं ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग। जो उस पॉइंट में से गुजर रहे हैं वो बाइंडिंग है और बाकी के तमाम कंस्ट्रेंट नॉन बाइंडिंग है। क्या कह रहा हूं? बाकी के तमाम कंस्ट्रेंट नॉन बाइंडिंग है। आप कहें सर पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। ओके, चलिए आपको मैथमेटिकली समझाता हूं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? ग्रीन वाली ले रहा हूं, 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36। ये पॉइंट जरा इसमें पुट कर दें, यानी अगर हम 3 यूनिट x के बनाएं तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9, ये कितना आ गया? 9 प्लस 27, कितना आ गया? कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया ये यूनिट बनाने में? 27 प्लस 9 36। अवेलेबल कितना था? 36। सारा ही मटेरियल कंज्यूम हो गया, या सारी ही लेबर कंज्यूम हो गई है, या सारा ही मशीन का टाइम कंज्यूम। यानी जो भी कंस्ट्रेंट था वो जितना अवेलेबल था सारा कंज्यूम हो गया। इसका मतलब है इससे आगे हम इसी की वजह से नहीं जा रहे, ये चीज खत्म हो गई। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? रियल कंस्ट्रेंट, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, कि ये वो कंस्ट्रेंट है जिसने हमें बाइंड किया हुआ है, रियल कंस्ट्रेंट है। अच्छा जी, अब ब्लू लाइन में फीड करते हैं। ठीक है, ब्लू लाइन को फीड करते हैं, ब्लू कंस्ट्रेंट देखते हैं। ब्लू कंस्ट्रेंट क्या था? 2x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 60। इसकी देखते हैं कितना कंज्यूम होगा। 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 9, 6 प्लस 54, सारा कंज्यूम हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? सारा कंज्यूम हो गया। इसीलिए क्या कह रहे हैं? रियल कंस्ट्रेंट। 60 kg या 60 R या जो भी कंस्ट्रेंट था, इतना अवेलेबल था, सारा कंज्यूम हो गया। आप कहें सर ये तो सारे ही कंज्यूम हो गए। नहीं, जरा देखते हैं जो हमारा येलो कंस्ट्रेंट है वो कैसे बिहेव करेगा। येलो लाइन क्या थी हमारे पास? 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 50। 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9, 15 प्लस 18। ठीक है ना? कैसे चलें जी? 15 प्लस 18 कितना कंज्यूम हो गया? 33। अवेलेबल कितना है? 50 माइनस 50, ये तो बच गया है। 17 से ये रिसोर्स बच भी गया है। मेरी बात फॉलो कर गए? इसीलिए कह रहे थे कि जो येलो रिसोर्स है दैट इज नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट। मेरी बात फॉलो कर गए? ग्रीन रिसोर्स सारा यूज हो गया है, ब्लू रिसोर्स सारा यूज हो गया है, लेकिन येलो रिसोर्स बच गया है। क्यों बच गया है? इधर देखिए, येलो रिसोर्स इस पॉइंट से क्रॉस नहीं कर रहा था। या और सोचिए, चैप्टर 2 भी तो पढ़ा हुआ ना, और सोचिए, ऐसे भी देखिए, येलो रिसोर्स
ब्लू येलो, ये पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट येलो की लाइन से नीचे है। नीचे का मतलब ही यही है ना कि रिसोर्स बच गया। लाइन को टच होने का मतलब है कि रिसोर्स 100% कंज्यूम हो गया। हमारा ऑप्टिमम पॉइंट ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, हमारा ऑप्टिमम पॉइंट ब्लू लाइन को टच कर रहा है, इसीलिए ये दोनों रिसोर्स 100% कंज्यूम हो गए। हमारा ये पॉइंट येलो लाइन से नीचे है, इसीलिए रिसोर्स बचा हुआ। ठीक होगी ना बात। तो जनाब अली यहाँ रुकते हैं। आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा मरतबा ज़रा देखें और इस स्किल को समझ लें। इसमें कुछ नहीं करना, ये बड़ा बिलो लेवल का मैथमेटिक्स है। हाँ, कंसेप्चुअली बड़ा हायर लेवल का मैथमेटिक्स है। तो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आपके घर बैठे हुए भी उस तरह से पढ़ा सकूं, उस तरह से लेकर जा सकूं, स्केल्स एक एक चीज़ वैसे ही समझा सकूं जैसे आप मेरे सामने क्लास में बैठे हुए होते। ठीक है ना। तो इसको ज़रा अच्छे से आप समझिए, अच्छे से देखिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह समझ में आ गई होंगी। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी यहीं से फर्दर।